14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो लोग एक इतिहास, नया इतिहास रचा जाता हुआ देखेंगे। जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। 2010 से भी बड़े समर्थन के साथ एनडीए की सरकार बिहार में इस बार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की ओर एनडीए के साथ बढ़ रही है। माहौल पूरे तौर पे एनडीए के पक्ष में। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी गठबंधन हमारा सरकार में आ रहा है। हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण न सिर्फ सबसे बड़ा है, बल्कि ये वो निर्णायक युद्ध है जो सीधे तौर पर सत्ता की चाबी तय करेगा। इस चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके साथ ही 1302 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य उनका क्या है वो मतपेटियों में कैद हो जाएगा। यह अंतिम टक्कर इसीलिए रोमांचक और निर्णायक है क्योंकि इसमें बिहार के सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से जटिल माने जाने वाले क्षेत्र मिथिलांचल, सीमांचल, मगध और शाहाबाद की सीटें शामिल हैं। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया समेत सीमांचल के जिलों की 24 सीटें सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं। ये क्षेत्र महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के लिए एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण की अग्नि परीक्षा है। लेकिन इस क्षेत्र में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा दी, जिससे यहां की लड़ाई काफी उलझ गई है। वहीं मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र की सीटें भी इस चरण में शामिल हैं, जहां एनडीए के कई दिग्गज और मौजूदा मंत्री अपनी साख बचाने के लिए मैदान में हैं। अंतिम चरण की इन 122 सीटों पर 3 करोड़ 70 लाख से अधिक वोटर्स फैसला करेंगे, जिसमें 12 मंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और अलग अलग दलों के प्रदेश अध्यक्षों के राजनीतिक भविष्य दांव पर हैं। पहले चरण में जहां पर रिकॉर्ड 65.08% वोटिंग हुई, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस गठबंधन के पक्ष में है। ये एंटी इनकम्बेंसी है या फिर ये प्रो इनकम्बेंसी है। मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक ये अंतिम चरण तय करेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखती है या फिर तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व परिवर्तन की बयार लाने में सफल होता है। कौन पास होगा, कौन फेल, इसका फैसला 14 नवंबर को मतगणना के दिन होगा। लेकिन इस अंतिम टक्कर का परिणाम ही बिहार की अगली सरकार की दिशा को तय करेगा। आज की रात उन सभी नेताओं की नींद उड़ाने वाली है जिनको जनता सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। आज दहाड़ में मेहमानों से इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आए रिएक्शंस आपको दिखाएंगे। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं। देखिए, ये जंगल राज के युवराज हैं। माता पिता के पहचान से अनुकंपा की राजनीति कर रहे, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले, जनता के सेवक का भाव मन में है ही नहीं। ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, 5-5 विभाग इनके जिम्मे था। बता दें कि उस स्वास्थ्य विभाग जिस दवाई की बात कर रहे हैं, क्या उपलब्धि है? क्या बिहार की जनता इन पर गौरवान्वित करे? सिर्फ तहसीलदारी के अलावे इनका कोई योगदान रहा है क्या? आइए आपके सामने दहाड़ के सवाल रखती हूं, फिर उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। पहला सवाल आज यही रहेगा, अंतिम चरण की बाजी, एनडीए महागठबंधन में जंग भारी।
तेजस्वी का MY इम्तिहान, ओवैसी से हुए परेशान। सीमांचल का वोट अब की बार किस पर चोट? मिथिलांचल से सीमांचल कल आखिरी टक्कर, 122 सीटों पर फाइनल बिगुल, कौन पास कौन फेल। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। मनीष पांडे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। चित्रा वाथम है प्रवक्ता कांग्रेस की, उत्पल बल्लभ साहब हैं आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, किशोर कुणाल जी हैं जेडीयू के प्रवक्ता, और रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मनीष पांडे जी आपके साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि मिथिलांचल से लेके सीमांचल कल का ये पूरा का पूरा इलाका सेकंड फेज को लेकर बीजेपी अपने आप को कितना तैयार मानती है? क्योंकि इससे पहले बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज तो आपने प्रो इनकम्बेंसी की कैटेगरी में लाकर रख ही दिया है, लेकिन कल की 122 सीटों के लिए और खासतौर से इन इलाकों में बीजेपी की कितनी मजबूत तैयारी? मनीष जी अनम्यूट करेंगे पहले आप अपने एंड पर। पहले फेज में जो हम लोगों ने अपना पूरा सर्वे किया है, पूरी समीक्षा की है बूथों से, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम बहुमत के काफी करीब हैं। और हम लोगों का जो 160 से 80 का जो लक्ष्य है, मुझे लगता है कि उससे बेहतर परिणाम इस बार बिहार इतिहास लिखने वाला है। और देखिए उसी का एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी पहले फेज से ही कहने लगे कि वोटों की चोरी हो गई, वोटों की चोरी हो गई और वोटों की चोरी वाली सरकार बन रही है, वहीं अब तेजस्वी यादव भी चुनाव आयोग और अन्य विषयों पर जो है वह बहानेबाजी शुरू कर दिए हैं, ताकि चुनाव परिणाम के बाद इनको कोई बहाने नहीं ढूंढने पड़े। यह दिखाता है इनकी झंझलाहट, इनके शब्दों को देखिए, इनकी जो शब्दों में एक प्रकार से चिड़चिड़ाहट है, वह चिड़चिड़ाहट यह बताता है कि यह पहले चरण में ही हार मान चुके हैं। और इस बार बहुत क्लीन स्वीप के साथ, एक पूर्ण बहुमत के साथ बेहतर, अब तक का सबसे बेहतर परिणाम बिहार में एनडीए करने जा रही है। उसका भी कारण है, उसका कारण यह है कि हम लोगों ने देखा है जिस प्रकार से बिहार में महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में एक परिवर्तन आया है पिछले 20 वर्षों में। और यह परिवर्तन खास करके जब डबल इंजन की सरकार जुड़ी यहाँ पर, तो वह जो दिखा है वह बिहार वासियों को, मैं बार बार कहता हूं कि विकास की लत लग गई है। और इस लत को अब बिहार वासी किसी परिवर्तन के रूप में नहीं देखना चाहते। उनको डर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बिहार में परिवर्तन नहीं, तो 20 साल की सरकार के बाद भी बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे लेकर विपक्ष आप पर क्यों हमलावर है? आपने अगर बिहार की तस्वीर बदल दी होती तो बेरोजगारी और पलायन पर आज भी सवाल नहीं हो रहे होते ना। तेजस्वी यादव आपकी सो कॉल्ड भ्रष्टाचार की कैटेगरी को फिल्टर करने की बात नहीं कर रहे होते ना। दूसरे का भ्रष्टाचार दिखता है, अपने नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं दिखते हैं। अब देखिए ये विपक्ष में है तो कुछ न कुछ तो आरोप लगाएंगे, लेकिन 17 महीने बेरोजगारी के मुद्दे नहीं है बिहार में, पलायन का मुद्दा नहीं है बिहार में। पूर्णिमा जी मेरी बात तो पहले पूरी होने दीजिए। मुझे या तो एक सीमित समय दे दीजिए या उस समय में मेरी बातों को पूरी होने दीजिए। नहीं सर, काउंटर के लिए हमेशा तैयार रहिए, आदत मत छोड़िए काउंटर की। मेरी बात तो हाँ, काउंटर के लिए हमेशा तैयार रहिए, काउंटर की आदत मत छोड़िए। मेरे शब्द पूरे नहीं होंगे और आप दूसरा सवाल डाल दीजिएगा तो मैं आपके दर्शकों को कैसे मैं पूरी अपनी बात कर। मैं कह रहा था कि 17 महीना सरकार में रहे तो इनको कोई लीकेज भ्रष्टाचार तो दिखा नहीं। एक भी मामला भ्रष्टाचार का भाजपाई मंत्रियों के खिलाफ तो कम से कम खोज लेते। जेडीयू के साथ तो चलिए सत्ता में थे, लेकिन इनको 17 महीने में सरकार के अंदर भाजपा मंत्रियों का कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखा। अब देखिए 13 से 17 ये खुद सरकार में थे, लेकिन यह मानते नहीं है कि 13 से 17 बिहार में वो जो 4 साल था वो सरकार में थे नीतीश जी के साथ, और 17 महीना इधर, मतलब लगभग 5.5 साल इन 20 वर्षों में यह खुद सरकार में है। लेकिन यह बोलते नहीं है, बोलते क्या है 17 महीने की सरकार, 17 महीने की सरकार। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि तेजस्वी यादव को यह भी पता है कि नहीं कि 15 साल बड़ा होता है कि 17 महीना, क्योंकि 15 वर्ष तक बिहार में इनके माता पिता की सरकार थी। लेकिन मुझे याद नहीं है अगर कोई बाइट हो कि कभी इन्होंने किसी भी प्रेस विज्ञप्ति में अपने 15 वर्षों के शासन का, जो इनके माता पिता का शासन था, उसका कभी चर्चा की हो। ये 17 वर्षों का चर्चा करते हैं, और वो भी 17 महीना जब ये शपथ लेने वाले थे। पूर्णिमा जी आप लोग को वह बाइट जरूर चलाना चाहिए।
ये 17 महीने में जो उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, तो पत्रकारों ने इनसे पूछा था कि भाई साहब, आपने तो कहा था कि हम 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट पे पहली कलम से देंगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अरे भैया, वो तो मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री हूं, जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तब तो पूरा करूंगा। अब एक तरफ देखिए ये 420 को, एक तरफ तो कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री बनूंगा तब करूंगा, और जब सरकार से हट जाते हैं तो कहते हैं कि वो सारा चीजें वो मैंने ही किया। तो देखिए ये जो फ्रॉड है, ये जो झूठ है, ये जो प्रोपगेंडा, इस प्रोपगेंडा को बिहार के मतदाता चित्र समझते हैं, और यही कारण है कि यहाँ कोई जंग नहीं है, यहाँ फुल मेजोरिटी से एनडीए। लेकिन ऐसा आरजेडी और कांग्रेस नहीं मानते हैं, ऐसा आप मानकर चलिए कि कोई जंग नहीं है, लेकिन उत्पल वल्लभ जी ऐसा बिल्कुल मानते होंगे। उत्पल वल्लभ जी, पहले आपके पास, फिर चित्रा जी आपके पास आती हूँ। वल्लभ साहब, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, लेकिन साथ ही कल जो इलाका है और खासतौर से क्रूशियल आपका सीमांचल का सर इलाका भी है, और सीमांचल का इलाका इसीलिए क्रूशियल होता है क्योंकि एक तो एमवाई समीकरण, अब इसके साथ आप A to Z की बात जरूर करिएगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि आरजेडी का एमवाई समीकरण उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट, और उसमें ओवैसी की एंट्री और 2020 में ओवैसी का प्रदर्शन। क्या आपको लगता है कि एक चुनौती ओवैसी बनकर उभरे हैं? आपने तो उनको खैर कट्टरपंथी तक कह डाला, वो एक अलग बात है, ओवैसी साहब को तेजस्वी ने कह दिया, लेकिन उनकी मौजूदगी आपके समीकरण को क्या डीरेल करने की क्षमता रखती है? पूर्णिमा जी, देखिए सबसे बड़ी बात की अभी मनीष जी बोल रहे थे, 2015 में हमारी जो मैनिफेस्टो में नेता ने कहा था, मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है ये वादा होता है, और वादा के प्रति जो 5 साल शासन काल होता है उसमें उसका कमिटमेंट का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, हमारी सरकार नहीं बनी, बाद में नीतीश जी हमारे साथ आए, तो चंद महीनों में जो हमने किया, वो काम के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन जरा ये भी बताएं कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या बिहार के लोगों का उस पर हक नहीं था? गलत। जो बिहार के लोगों का हक था, 2 करोड़ प्रति वर्ष, 15 लाख रुपए, किसानों की आय दोगुनी 2022 तक, क्या बिहार के किसान उसमें शामिल नहीं थे? सबको पक्का मकान 2022 तक, क्या बिहार के लोगों जो जिनके आवास नहीं है वो शामिल नहीं थे? लेकिन इन्होंने जब सरकार में आया तो क्या कहा? पहले तो कहा 15 लाखों की जुमला था। क्या किसी ने ऐसा कहा है? 2 करोड़ नौकरियों के मामले में जो नौजवानों को कहा कि पकोड़ा तलो, और इस बार प्रधानमंत्री जी आए तो बोले रील बनाओ, और अमित शाह जी के बेटा यूपीएससी देकर के बैठे हुए हैं, 5000 गुना उनका इनकम बढ़ता है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं आदरणीय तेजस्वी जी पे, तेजस्वी जी चंद महीनों में जो मौका मिला, जो झलक उन्होंने दिखाया, उसके मुकाबले में पकौड़ा तलने की बात नहीं कहे। ठीक है, अब मेरे सवाल उसी समय ये लोग कह रहे थे नीतीश कुमार के साथ में, सुन लीजिए पूर्णिमा जी, वल्लभ साहब मेरे सवाल का जवाब जी के साथ में कह रहे थे, वल्लभ साहब सीमांचल की जरा बात करते हैं। वल्लभ साहब सीमांचल, संविदा कर्मियों के बारे में कहा जा रहा था कि इनका, वल्लभ साहब सीमांचल की बात, ये सारी की सारी बातें सर आप लोग सुनिए। वल्लभ साहब, ये सारी की सारी बातें चुनावी रैली में बहुत हो चुकी हैं, कैंपेनिंग का समय ओवर हो चुका है, कैंपेनिंग का समय खत्म हो चुका है। वल्लभ साहब, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, सुनिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं सीमांचल पर आपसे फैक्चुअली बात करना चाहती हूँ। मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली सीमांचल का सवाल पूछा, उस पर जवाब अगर आप देना चाहे तो। देखिए, जिस इलाके की बात कर रहे हैं हिमाचल में, बड़े पैमाने पे वहां पलायन वहां पे नौकरी के लिए सबसे ज्यादा है, शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है नौकरियां, कोई शौक से सैर सपाटे के लिए वहां से पलायन नहीं, जो सीमांचल की बात कर रहे हैं आप। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? 20 साल से इनके हाथ में सत्ता शासन है, झोली भर कर एमपी मिला, क्या किया? ये सीमांचल के इलाके में कैश क्रॉप फैक्ट, यानी कि चाय की खेती होती है। सीमांचल की 24 सीटें निर्णायक मानी जाती हैं। वल्लभ साहब, मैं सवाल को दोहरा देती हूँ, वल्लभ साहब मैं आपके लिए सवाल को दोहरा देती हूं, और प्लीज मैं इसीलिए चाह रही हूं स्पेसिफिक सवाल, प्लीज उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी जाना है सर। 3 बार उसी सवाल को दोहराते हुए आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सीमांचल की 24 सीटें निर्णायक भूमिका में हैं, आरजेडी का एमवाई समीकरण, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री,
क्या लगता है चुनौती बनकर उभरे हैं? मैं कह रहा हूं कि सीमांचल के लोगों के लिए वहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की बात कौन कर रहा है? ओवैसी जी कर रहे हैं क्या? या मोदी जी को मौका मिला तो किए, नीतीश जी को मौका मिला तो किए? अगर वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाते हैं, चाय की फैक्ट्रियां लगाते हैं, वहां पे अनाज की फैक्ट्रियां, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियां जो चिराग जी के मंत्रालय है, अगर वहां से लगता, ये जीतन राम मांझी जी के पास में जो मंत्रालय है उससे अगर वहां पे फैक्ट्रियां लग जाती तो वहां के शिक्षा व्यवस्था भी सुधरता, वहां पे पलायन रुक जाता। अगर हर एक अनुमंडल में, हर एक प्रखंड में अगर कॉलेज खुलते तो पढ़ाई के लिए वहां से बाहर नहीं जाना पड़ता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इलाज के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, चाहे जानकारी हासिल रखिए भाई। सोल्यूशन जो है ना। मनीष जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगा। मनीष जी जल्दी जवाब रखिए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज इसे अपना इलेक्शन कैंपेन का मंच मत बनाइए कोई भी। जो तकदीर और तस्वीर बदला है उस पर तो आपको बोलने का कोई हक ही नहीं है। सीमांचल को आप लोगों ने तस्करी का खजाना बना रखा था, एक समय का सीमांचल जाने लायक नहीं होता था। आज कोसी मेची परियोजना से पूरा जो क्षेत्र है, आज मखाना की खेती से पूर्णिया में, आज एयरपोर्ट से लेकर सारा जो है, आज हर घर बिजली पहुंचाने का काम, सड़क पहुंचाने का काम, पुल बनाने का काम कोसी के ऊपर, यह सारा जो काम हुआ है आप उस पर जो है तो छाती पीट रहे हैं। आपको विकास नहीं दिखता तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन जनता को पता है कि वहां पर विकास हो रहा है। इसलिए आज सीमांचल में एनडीए को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। आज सीमांचल के अंदर है ना, वो उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। और आप बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है कि आपको जब मौका मिला है कि जनता दल को आप अपनी खुशी करते आए, चित्रा जी, अपने परिवार का चित्रा जी, भला किया है। बार आपके महागठबंधन की तरफ से एक रोजगार की बात कही गई कि भाई हम रोजगार लेकर आएंगे। तेजस्वी को एक युवा चेहरे के तौर पर आप लोगों ने बार बार सामने एस्टैब्लिश किया और खुद उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बताया, लेकिन खासतौर से सीमांचल के इलाके में एमवाई समीकरण की बात होती है और कांग्रेस ने हमेशा A to Z यानी कि सबको साथ लेने वाले संदेश पर आप लोगों ने काम किया है। आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड सेकेंड फेज के पर्सपेक्टिव से ये उस तरीके की धार दे पाया है जो महागठबंधन को और खुद कांग्रेस को इंडिविजुअली फायदा पहुंचाएगा? पूर्णिमा जी नमस्ते। और आपका सीमांचल के प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यहाँ पे जो बहस हो रही थी उसके ऊपर जरा 10 सेकेंड अपनी टिप्पणी पेश करना चाहूंगी कि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनके मन में हार का डर तो है लेकिन जबान में व्यवस्था का अहंकार है, वो जाता नहीं है। इन्होंने कहा विकास की इन्होंने इतनी विकास की है कि इनके मैनिफेस्टो में ये कुछ लिखने लायक ही नहीं रह गए थे और वर्ल्ड की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगी, इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करने में मजबूर हो गए थे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सीमांचल में इन्होंने इतना विकास किया है कि इन्होंने 5% तो जीएसटी मखाना फार्मर्स के ऊपर लगा दिया है। 80 रुपए किलो आप मखाना खरीदते हैं जिसकी बाहर मार्केट में डिमांड 2000 रुपए किलो है, क्यों मखाना फार्मर्स को उनका एमएसपी नहीं है दे देते? तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी तमाम बातें जो है वो यहाँ पे एनडीए की सरकार, अरे पहले थोड़ा पता लगा लीजिए, बहस में आने के पहले थोड़ा रिसर्च करके बैठा पहले मनीष जी उनकी बात होने दीजिए। मनीष जी पहले उनकी बात पूरी, मनीष जी पहले उनकी बात पूरी बोलिए। चित्रा जी, सीमांचल की जब आप बात करिए मैडम, तो लास्ट टाइम जब 2020 में आप ओवैसी जी की बात करें तो वहां पे वो अलायंस में थे बीएसपी के साथ और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, इसीलिए वहां पे समीकरण अलग था। लेकिन नहीं, इस बार तो आपके साथ भी आना चाहते थे, आपने कह दिया नमस्ते। एग्जैक्टली माय पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि इस देश के मुसलमान को हमारे ऊपर ज्यादा भरोसा है क्योंकि हमने या इसीलिए कि वो आपको कट्टरपंथी नजर आते हैं, या इसीलिए क्योंकि वो आपको कट्टरपंथी नजर आते हैं? हमेशा हमने सर्वधर्म समभाव को कायम रखा है। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब तो आपको कट्टरपंथी दिखते हैं। इन्होंने पेटेंट करा रखा है मुसलमानों का। टीम है बीजेपी की, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उनके साथ अलायंस में चले जाएंगे? देखिए यही तो दुर्भाग्य है, उन्होंने इस देश के यही तो दुर्भाग्य है। अब आपकी स्ट्रैटेजी आप जाने, आपकी स्ट्रैटेजी चित्रा जी आप जाने, क्योंकि सीमांचल के इलाके में बढ़त अगर मिलती ओवैसी के आपके साथ रहते हुए तो वो आपके लिए ओवरऑल महागठबंधन के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। हालांकि
आई एम नो वन टू स्ट्रैटेजाइज योर पार्टीज स्ट्रैटेजी। मैं उसमें कुछ कोई भी रोल प्ले नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि वो शायद एक्सट्रीमिस्ट दिखते हैं, वो कट्टरपंथी दिखते हैं, इसीलिए आपको उनको जगह देने की आप लोगों को लगी नहीं कि जरूरत है। किशोर कुणाल साहब, कल की जिस तरीके की तैयारी है, अंतिम चरण को बहुत निर्णायक माना जा रहा है। कुछ ऐसी जगह है जो कि बहुत क्लियरली एनडीए के पक्ष में पिछले चुनावों में जाती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार की रणनीति में क्या कोई गैप आपको दिखता है? जैसा कि विपक्ष कहता है कि भाई सीमांचल का ये जो इलाका है, यहां पर एनडीए बहुत कमजोर है। अब आप मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाने की बात खुलकर कह सकते हैं, और वो खुलकर ये कहेंगे कि हमें तो वैसे भी मुस्लिम वोट देते नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी को तो देते हैं। तो क्या सीमांचल में कोई गैप नजर आता है? अनम्यूट कर लेंगे किशोर कुणाल जी। मेरी बात जा रही है? अब आ रही है किशोर जी, अब आ रही है। देखिए पूर्णिमा जी, फेज 1 हो या फेज 2 हो, सीमांचल हो या मिथिलांचल हो, सिर्फ एक ही एजेंडा हमारा है, विकास, अमन, शांति, सद्भाव और सबका विकास। और इसी फॉर्मूला के तहत हम लोग चुनाव लड़े हैं, चाहे पहले फेज की 121 सीट की बात हो या दूसरे फेज के 122 सीट की बात हो। हमारी लड़ाई, हमारा जो चुनाव हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर, उनके काम पर और उनके परिणाम पे, जिस प्रकार से हम लोगों ने तकरीबन 1 करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार देने का वादा किया है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का वादा किया है, और जिस प्रकार से हम लोगों ने 20 साल में शानदार काम किया है बिहार के लोगों के लिए, इसी मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात है, चाहे आरजेडी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हों, आपने देखा होगा कि ये लोग माई समीकरण, बाप समीकरण टाइप के कई सारे फॉर्मूलाज पे बात करते हैं। इनके लिए वोटर की चिंता नहीं होती है, इन्हें वोट बैंक की चिंता होती है। और ये लगातार एनसीपी हों या राजद के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, आपने देखा होगा 2022 में जब ओवैसी जी की पार्टी के 4 विधायक को पूरा गया था, तो ओवैसी जी बोल रहे थे कि भाई हमारे 4 पूरे गए हैं, 40 लगे। वही ओवैसी जी अगले 3 साल में राजद के यहाँ डोल के साथ अपने भाजपा के लोगों ने आपके 6 विधायक तो दिए, जरा ऊपर भी प्रवचन दे दीजिए। हमारे गठबंधन में उत्पल जी उनकी बात होने दीजिए। किशोर जी, उत्पल जी उनकी बात होने दीजिए पूरी। भाजपा के लोगों ने आपके 6 विधायक तो दिए, जरा ऊपर भी प्रवचन दीजिए। चरित्र है और इसको अल्पसंख्यक समाज बखूबी जान चुका है, अल्पसंख्यक समाज को पता है। ओवैसी जी के लिए बड़ा दुख हो रहा है, आपके खुद 6 विधायक भाजपा के लोगों ने दिया है। उत्पल जी, किशोर जी, आप सभी की बात को बहुत इत्मीनान से सुन रहे थे। उनके एयर टाइम को हाईजैक मत करिए सर, उनके एयर टाइम को हाईजैक मत करिए सर, उनकी बात को पूरा होने दीजिए, फिर काउंटर में अपनी बात रखिएगा। काउंटर में सर अपनी बात रखिएगा, बोलिए सर। पॉलिटिकल स्कूल में यही आपके 6 विधायक भाजपा के लोग, इसका दुख नहीं है आपको? किशोर जी, इतना भाजपा के लोग वल्लभ जी, शायद आपको मेरी आवाज आई नहीं है। तो मैं कहूँ पूर्णिमा जी, वल्लभ जी दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, बहुत देर से वो आप लोगों की बातों को इत्मीनान से सुन रहे थे। उनके एयर टाइम को हाईजैक मत करिए, जब आपके काउंटर का समय होगा अपनी बात रखिएगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ओवैसी जी और तेजस्वी जी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, ये मुस्लिम या अल्पसंख्यक, ठीक है सर, बट बी टीम ओवैसी साहब कहलाए गए हैं बीजेपी के ही, आप चाहे। और इस बार भी इसी भरोसे पर आप लोग हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर वोट काटते हैं तो अल्टीमेटली फायदा इंडिया का ही होगा। इस बार भी एक भरोसा उस पर है। अगर मैं गलत कह रही हूं रमनीश जी तो प्लीज इस पर जरा प्रकाश डालिएगा। देखिए 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है और अभी तक की रिकॉर्ड वोटिंग एक देखने को मिली। एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन तेजस्वी एक युवा चेहरे के तौर पर, फिर एक तरफ भरोसे और अनुभव की बात साथ साथ में चल रही है। ऑन ग्राउंड आपको इंपैक्ट क्या ज्यादा नजर आता है? दूसरा, बिहार के चुनावों के नतीजे क्या पूरी ओवरऑल पॉलिटिक्स के एक नए संकेत लेकर उभरेंगे? इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, बिहार की जो जमीनी हकीकत रही है वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो देती है। और आज देखा जाए तो 2005 से लेकर के 2025 तक यदि 8 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास दिया है, और विश्वास दिया है तो विकास के बल बूते। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने
खास करके देखें तो बहुत ही बढ़ चढ़ करके विकास को ज़्यादा मुझे लगता है तवज्जो दिया और विकास को ज़मीनी हकीकत के रूप में भी आप देख रहे हैं कि उभरा है। फिर बात करें कि आरजेडी का एक पुराना रिकॉर्ड भी रहा है और फिक्स वोट बैंक उन्होंने माना अपने आप को कि मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं वो हमारे ही पक्ष में जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है मुस्लिम वोटर जो है किसी को अपनी जागीर थोड़ी समझ के रखेंगे, चाहे ओबीसी जो है उनको आप कट्टरपंथी बता देते हैं, लेकिन कट्टरपंथी यदि आप मुस्लिम कट्टरपंथी की संज्ञा यदि देती है और ये कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग पहले मैं सुनता था और मुस्लिम पार्टी के रूप में आज जो उभर रही है अपने आप को, रेवंत रेड्डी ने जैसा कि बयान भी दिया और पाकिस्तान के भी पक्ष में एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान ने पिछवाड़े भारत के पिछवाड़े में मतलब छुड़ा घोंपा, इस तरह की संज्ञा यदि आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिम वोटर को प्रलोभन दे रहे हैं, आप अपने आप तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी पाकिस्तान के पक्ष में भी आप, तो आप अपने आप को साबित करते हैं कि कट्टरपंथी। तो आप क्या हैं? राष्ट्रद्रोही नहीं है। राष्ट्रद्रोही वाला बयान रेवंत रेड्डी का नहीं हुआ क्या? राहुल गांधी जी इसके ऊपर कोई वक्तव्य दिया? उन्होंने नहीं दिया। तो मुस्लिम परस्ती के लिए आप सत्ता की लोलुपता के लिए कुछ भी बिहारियों के बीच में जाकर के बोल दीजिएगा और बिहारी जो है मान लेगा। सीमांचल में भले ही आप देखिए, देखा जाए तो 37 सीट है सीमांचल की बात करें, खास करके जो कटिहार है उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिमों की संख्या है। और तो क्या इसका मतलब है कि मुस्लिमों को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं बिहार में? मोदी जी नहीं दे रहे हैं, शौचालय नहीं दे रहे हैं, महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं उनको 1100 रुपया भत्ता नहीं मिल रहा है, 10,000 रुपया नहीं मिला है, इसके आगे 30,000 रुपया नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। तो वहां की भी मुस्लिम वोटर भी अब जागरूक हो चुका है। खास करके तेजस्वी यादव माई, प्रधानमंत्री मोदी जी माई मानते हैं। जागरूक बीजेपी के लिए तो हुआ नहीं होगा। नहीं, मुस्लिम वोटर देखिए, खास करके महिलाओं की बात करो तो जो है गुपचुप तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और वोट देगी। वोट देने का कारण मैं बताऊं कि वो भी तो कहीं ना कहीं वो कौन चाहता है कि 6 बजे के बाद जो है बंद हो जाए दुकानें? कौन चाहता है 6 बजे के बाद महिलाएं निकलना बंद करें? इस तरह का माहौल जो है, उन माहौलों को जो हमने झेला है, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर फिर से जाना चाहिए। और जनता ने तो करारा जवाब दे ही दिया है ना। और ये कहां से पिछलगुआ पार्टी कांग्रेस? ठीक है, लेकिन कांग्रेस ये साफ कह चुकी है कि एनडीए को क्या आज का जंगल राज नहीं दिखता है? 20 साल में क्या किया ये नहीं बताएंगे, लेकिन आज का जंगल राज उन्हें नजर आता है। चित्रा बाथम जी, आपका काउंटर में लूंगी। कई सवाल यहां रमनीश वत्स जी की तरफ से भी उठाए गए और दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि एनडीए को आज का गुंडा राज नहीं दिखता है, इनको सिर्फ कट्टा और घुसपैठिए नजर आते हैं। 20 साल की बात ये करते नहीं है। पूर्णिमा जी, यहाँ पे बैठे रमनीश वत्स जी ये भाजपा के राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये तो मैं बहुत अच्छी से तरीके से समझ गई, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही निंदनीय है। इन्होंने बात की रेवंत रेड्डी जी की, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी कि भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो जिन्ना की इतनी तारीफ करी थी और हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है वो तो पहुंच गए थे फ्री की बिरयानी चाटने के लिए वहां पे, और जिसी के कारण उन्होंने वहां पे सरेंडर किया। चित्रा जी, जिन्ना के साथ एक सेकेंड, चित्रा जी कई बार उत्साहित होकर हम बहुत सारी बातें चित्रा जी कह देते हैं, तो बिरयानी चाटने के लिए पहले तो कोई नहीं गया था। चित्रा जी थोड़ा आराम रखिए। चित्रा जी आप ही का समय है, आप ही का समय है। चित्रा जी आप ही का समय है, 1 सेकेंड रिलैक्स हो जाइए। चित्रा जी पहले तो बिरयानी चाटने के लिए कोई नहीं गया था। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी का बयान क्या आपको दोबारा से याद दिलाने की जरूरत है? अगर रमनीश वत्स जी को आपको कहना है, रेवंत रेड्डी को आप लोगों ने क्या कह दिया? रेवंत रेड्डी को आप लोगों ने क्या कह दिया? रेवंत रेड्डी यही बिहार के लोगों को किस तरीके की सोच के साथ उनको संबोधित करते रहे हैं, क्या यह याद दिलाने की जरूरत है? क्या जिन्ना के साथ नजदीकियों का जिक्र अगर आप करेंगी चित्रा जी, तो नेहरू जी को भूल जाएंगी क्या? फिर बात होगी तो हर बात की होगी ना चित्रा जी। पूर्णिमा जी, जिस तरह का बयान रेवंत रेड्डी ने दिया था ना, वो तो शुक्र है कि मैं बिहार में नहीं था, वरना मैं धक्के मार के बाहर करता। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था, एक सीएम होने के नाते कम से कम एक प्रतिष्ठित पद पे बैठे हैं, वह संवैधानिक पद पे बैठे हैं,
कुछ भी आप बोल के चले जाइएगा, उसके बाद फिर जय शाह को आप लोग बार बार टारगेट करने का प्रयास करते हैं ना। छोड़िए ना जय शाह को थोड़ी। अभी एक बयान आया था, मैं छोटा सा काउंटर करना चाहता हूं। आपने राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं ना कि बैट भी नहीं पकड़ा कभी जय शाह जी ने, उसके बाद फिर आईसीसी के चेयरमैन कैसे बन गए। अच्छा ये बताइए शरद पवार कितने शतक लगा दिए थे, वो कैसे प्रेसिडेंट बन गए। फिर मैं राजीव गांधी नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, उनके नाम पे दिया गया। राजीव कोई लेना देना नहीं है ना रमेश। बिहार चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है, बिहार चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे रेवंत रेड्डी का कोई लेना देना नहीं है, उनके बयानों को मैं इधर कर देती हूँ। एक सेकंड चित्रा जी 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ अनइंटरप्टेड। वल्लभ साहब रुक जाइए, आप ही की महागठबंधन की साथी है, उनका समय है, उनका रहने दीजिए। चित्रा जी 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ आपके लिए, अनइंटरप्टेड अपनी बात को रखेंगे, फिर उसके बाद मनीष जी उसका काउंटर रखेंगे। बोलिएगा चित्रा जी। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जो मुसलमान जिसको भाजपा की सांप्रदायिक विचारधारा के कारण इस देश में द्वितीय दर्जे का नागरिक साबित होने पे मजबूर किया गया है, वो मुसलमान आज किसी और के पीछे नहीं, उसको विश्वास पूरी तरीके से इंडिया महागठबंधन ने जीत लिया है और उसे यकीन हो गया है कि अगर उसे इस देश में सम्मान के साथ जीना है और उसे अपने हक की आवाज अगर कहीं बुलंद करनी है तो उसको इंडिया और कांग्रेस का साथ देना है और महागठबंधन के साथ रहना है। और इसीलिए वो आज बिहार के अंदर सीमांचल हो, मिथिलांचल हो या जहां कहीं पे भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के साथ ही रहने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ कहूंगी कि हमने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करी है और इसीलिए आज हर धर्म के, हर जाति के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे लिए एक गर्व की बात रही है। और सांप्रदायिकता को हम इस देश के अंदर से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, ये हमारा निश्चय प्रण है, ये तेजस्वी जी का प्रण है और बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, सेकुलरिज्म की बात कर ही दी थी तो तेजस्वी यादव के ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहने पर भी कुछ उस पर कह दिया होता आप लोगों ने। मनीष जी आपका 1 मिनट का टाइम रखती हूँ। मुझे भाई चित्रा बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं, राजनीति में खूब तरक्की करें। पता नहीं बिहार पिछली बार कब आई थी, लेकिन देखिए ऐसा है, मैं तो बस सिर्फ कांग्रेस को और राजद को एक चुनौती देना चाहता हूँ। ज़रा मुझे कोई मुस्लिम मोहल्ला बता दें पूरे देश भर में जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँचाई गई हो, खास करके 2014 के बाद। मैं ये चुनौती देता हूँ, इसलिए ये जो बात कर रहे हैं ना मुसलमानों की, वो छोड़ दीजिए। अब इन सब बातों में कहीं कोई दम नहीं है। राहुल गांधी तो यहाँ तेजस्वी यादव की जमीन कबाड़ने पे पड़े हुए हैं, उखाड़ने पे पड़े हुए बिहार में, और उसका एहसास भी तेजस्वी यादव को हो गया है। और यह जो चुनाव के बाद 14 तारीख के बाद मुझे लगता है 1-2 दिन में पता भी चल जाएगा कि ये लोग आपस में अंदर से आपस में ही कितना लड़ रहे थे। भाई एक तरफ राहुल गांधी जो है वो 2029 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उनको पता है कि अगर राजद थोड़ा सा भी सीट ज्यादा ले आएगी तो 2029 में मुझे उसको लोकसभा के ज्यादा सीट देने पड़ेंगे। अच्छा, तो जहां एक तरफ कांग्रेस राजद को गाड़ने की राजनीति कर रही है, वहीं राजद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वल्लभ जी देखिए बिहार में इस बार बहुत क्लियर पिक्चर है। ओके सर, उत्पल वल्लभ जी अब आपको सब सुन पाएंगे, पिछला आपका किसी ने कुछ नहीं सुना, आपको बता देना चाहती हूँ। 1 मिनट का टाइमर अब आपका चालू होता है। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं कि यहाँ पे ये 70 साल पहले की सरकार की बात करेंगे, ये बात करेंगे 10 साल 15 साल पहले की सरकार की बात करेंगे, लेकिन इस चुनाव में भी बिहार के लोगों की बात नहीं करेंगे। ये बिहार के 14 करोड़ लोगों की बात नहीं करेंगे। अगर आपको सीमांचल की ही बात करना है तो सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है पूरे बिहार में। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल के इलाके से हो रहा है। वो पलायन क्यों हो रहा है? वो शिक्षा के लिए हो रहा है, वो रोजगार के लिए हो रहा है, वो स्वास्थ्य के लिए हो रहा है। बड़ी संभावना है वहां पे पाइनएप्पल की खेती होती है, चाय एक कैश क्रॉप है, उसकी खेती वहां होती है, बांस बड़े पैमाने पे होते हैं, जूट वहां पर होते हैं और चावल का अच्छा प्रोडक्शन होता है। क्या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ये सरकार 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार लगा के पलायन नहीं रोक सकती थी? अच्छे विश्वविद्यालय खोल करके क्या शिक्षा के लिए जो पलायन है उसको नहीं रोक सकती थी?
क्या ये जो मेडिकल की सुविधा के लिए जो लोग बाहर जाते हैं, क्या इसके लिए वो पलायन नहीं रोक सकती थी? आज भी ये बात नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब किशोर कुणाल जी देंगे। बीमार हिंदुओं को भी, कुणाल जी स्पेसिफिक जो सवाल उठाए हैं वल्लभ साहब ने कि क्या बीते 20 सालों में ये नहीं कर सकती थी वहां की सरकार, तो बता दीजिए कि वहां पर क्या स्कूल नहीं खुले, क्या वहां पर कॉलेजेस नहीं खुले, क्या वहां पर निवेश नहीं आया, क्या वहां पर फैक्ट्रीज नहीं लगी, क्या पलायन को आप लोग रोक नहीं पाए? अरे साहब हो गया वल्लभ साहब, हो गया सर, हो गया वल्लभ साहब, अरे हो गया सर, हो गया वल्लभ साहब, अरे हो गया सर, वल्लभ साहब 1 मिनट, हो गया। अरे वल्लभ साहब स्क्रीन भी देखा करिए, 1 मिनट का आपका समय खत्म हो चुका है बहुत देर पहले। कुणाल जी। पूर्णिमा जी, मैं स्पष्ट कर दूं, वल्लभ साहब को स्मरण करने की जरूरत है। जिस अल्पसंख्यक विभाग की बात ये कर रहे हैं या जिस अल्पसंख्यक की ये बात कर रहे हैं, 3.95 करोड़ का बजट हुआ करता था उसका। आप समझ सकते हैं जो पार्टी चारा घोटाला में 700 करोड़ का घोटाला कर चुका हो, उसी पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए महज 3.4 करोड़ का बजट था। आज इस बजट को हम लोग 1000 करोड़ तक पहुंचा चुके हैं। स्कूल खुल चुके हैं, मदरसा के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक का सहयोग लिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और हमारी सरकार, हमारी पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी ने कास्ट क्रीड कम्युनिटी से अलग हटकर सभी वर्गों, सभी धर्मों के लिए बराबर काम किया है। और हम लोग, हमारा यही न्यस्ती रहा है, हम लोग बिहार की जनता के पास अपने काम के दम पर, अपनी नियति के दम पर, अपनी क्रेडिबिलिटी के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। और मुझे बेहद खुशी है और आत्मविश्वास है कि बिहार की जनता सरकार को, नीतीश कुमार को बहुत ही मजबूती के साथ आपका क्लोजिंग कमेंट आगे हमें जनादेश दी जा रही है। पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहूँगा कि सर्वधर्म समभाव का मतलब मुस्लिम परिस्थिति नहीं होता है। और रेवंत रेड्डी जो ने बोला कि कांग्रेस का मतलब है, कांग्रेस का अर्थ है मुस्लिम और मुस्लिम का अर्थ है कांग्रेस, वो मुझे लगता है सेकुलरिज्म की परिभाषा कहीं से भी नहीं हो सकती है। सेकुलरिज्म की परिभाषा होती है जिसमें सभी वर्ग आते हैं सामने, लेकिन किसी एक विशेष वर्ग को आप बार बार उसको चिन्हित करें और उसको आप वोटों में तब्दील करने की कोशिश करें, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा कहीं नहीं हो सकती। और बिहार में यही चीजें तेजस्वी यादव की तरफ से, चाहे राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से होता है, लेकिन वो सिर्फ जनता को ठगने का प्रयास करते हैं। और उनका एक ही नारा होता है, कैसे फिर से ये अपहरण, फिरौती और गुंडागर्दी स्थापित कर सके। लेकिन बिहार की आम जनता, भोली भाली जनता इतनी मूर्ख नहीं है। और इस बार तेजस्वी यादव, इस बार भी तेजस्वी यादव को आप देखिए धूल चटाने वाली है। वो कहीं से भी झांसे में जाने वाले, जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ करके, जातिवाद की राजनीति से तंग आ चुकी है बिहार की जनता। और खास करके परिवार डेवलपमेंट अलायंस जो है, पूर्णिमा जी, से लेके बाकी दल भी शामिल है, चिराग पासवान की पार्टी भी है, ये क्या किंग मेकर बनेंगे, किस तरीके की इनकी भूमिका देखने को मिलती है, मिथिलांचल से लेके सीमांचल कोसी तक। अरे उत्पल वल्लभ साहब, अगर इतना ही समय चाहिए सर तो थोड़ा रैलियों की संख्या बढ़ा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तब ना आप अपने समय पर ध्यान देते हैं, केंद्रित करते हैं, ना आप ये देखते हैं कि कोई और बोल रहा है। ये गलत तरीका होता है सर डिबेट में आगे जारी रखने का। आप तो विपक्षी को भी नहीं बोलने थे, कितना बढ़िया समय सबके लिए निश्चित, सबने उतने ही समय में बोला है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो मुश्किल है, मैं नहीं दे पाऊंगी सर, उतना ही दे पाऊंगी जितना सबको दे पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मनीष जी, चित्रा जी, वल्लभ साहब आपका भी शुक्रिया, किशोर कुणाल जी जेडीयू से हमारे साथ थे, रमनीश्वर जी आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल के दिन के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कल दूसरे चरण, अंतिम और फाइनल चरण के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी सुबह से, जिसकी महा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी रहेगी। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।